दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका देने जा रही है? क्या मोदी सरकार को आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ से वो सबसे बड़ा हथियार छीन लेगा जिसके जरिए वो अब तक विपक्षी दलों के नेताओं को अंदर करती रही है और डराती रही है और अपना राजनीतिक मकसद पूरा करती रही है? हम बात कर रहे हैं ईडी के मामले की। जो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो पीएमएलए एक्ट यानी हवाला वाला जो कानून है उसका इस्तेमाल बेजा तरीके से करती है, ऐसा आरोप विपक्ष लगाता है। और क्या सुप्रीम कोर्ट ईडी को दांत छीन लेगा? और ईडी के दांत छीने जाएंगे तो मोदी जी कैसे विपक्षी पार्टियों को कच्चा चबाने की कोशिश कर पाएंगे? सियासी रूप से कच्चा चबाना, सियासी रूप से। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेंबरशिप ड्राइव में जाइएगा और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। तो मामला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच, जिसमें संजय किशन कौल जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी। कपिल सिब्बल कुछ याचिकाकर्ताओं की याचिका कोर्ट में लेकर गए कि साहब, जो 27 जुलाई को 2022 को पिछले साल इसी सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो भारत सरकार ने सख्त बना दिया था उस पर थोड़ा रहमदिली करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने तब मना कर दिया था और ईडी को बहुत सारे अधिकार मिल गए थे। ऐसे अधिकार जिसके तहत वो किसी पर भी पीएमएलए का केस लगा सकता है, जैसे और महीनों के लिए बिना सुनवाई के जेल में डाल सकता है, जहां जमानत मिलना बिल्कुल असंभव सा हो जाता है या बहुत समय लगता है। मनीष सिसोदिया को देख लीजिए आप, करीब 8 महीने हो गए हैं शायद। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। कुल मिलाकर 2014 के बाद से 121 ऐसे मामले पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज किए हैं, जिसमें से 115 विपक्षी दलों के हैं। 115 अकेले विपक्षी दलों के हैं। और ईडी ने ही पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 51 सांसद हैं और 71 एमएलए हैं। अब कहानी क्या है? कहानी यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक बहुत बड़ा हथियार मिला हुआ है। दरअसल हथियार चलाने का काम ईडी करती है और पीछे से दिशा निर्देश या सब कुछ जा रहा होता है केंद्र सरकार का। और 2014 के बाद से चूंकि मोदी जी की सरकार है तो हम मोदी जी की सरकार कहेंगे। उससे पहले 2005 में शायद ईडी का गठन हुआ था। वो तब की सरकारों ने क्या किया उसकी हम बात नहीं कर रहे, अभी 2014 के बाद की बात कर रहे हैं। और कैसे भारत सरकार के, मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उत्तेजित हो गए कोर्ट में, कैसे वो उलझने लग गए कपिल सिब्बल से, कैसे जस्टिस कौल को इंटरवीन करना पड़ा और कहा कि मैंने तुषार मेहता साहब को इतना उत्तेजित होते हुए नहीं देखा है, अब आप थोड़ा संयम से काम लीजिए। तो क्यों हो गए? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा था? सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा था कि साहब, ये जो याचिकाएं आई हैं इन पर हम पुनर्विचार करने का कोशिश करते हैं, कि इसमें हम देखते हैं कि क्या पुनर्विचार किया जा सकता है, क्या ईडी को जो इतनी हथियार दिए गए हैं वो हथियार देना ठीक है या नहीं है। तो बात ही तो हो रही थी। अब क्या हथियार मिले हुए हैं? ईडी को कोई शिकायत दर्ज नहीं होने के बाद भी, किसी ने कोई शिकायत नहीं दर्ज हुई, लेकिन ईडी के किसी अधिकारी को लगा, उसके दिमाग में आया या उसको लगा कि साहब ये शख्स के खिलाफ पीएमएलए के तहत कार्रवाई हो सकती है, हवाला कानून के जरिए कार्रवाई हो सकती है, तो वो अपनी तरफ से ईडी बिना किसी शिकायत के आपको पकड़ सकता है, आपकी गिरफ्तारी कर सकता है, आपके यहाँ छापे मार सकता है, आपके यहाँ दस्तावेज, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, और चाहे कोई सीडी हो, वो सब जब्त कर सकता है। कागजात भी जब्त कर सकता है, फाइलें जब्त कर सकता है।
ईडी के सामने जो बयान दिया जाएगा वो कोर्ट में एडमिशनेबल होगा, यानी कोर्ट में मान्य होगा, आप उससे इनकार नहीं कर पाएंगे। आरोपी को साबित करना होगा कि वो बेकसूर है, यानी मैं ईडी का अधिकारी हूं, मैंने आप पर आरोप लगा दिया, तो अब आपको साबित करना है कि आप बेकसूर हैं, मुझे साबित नहीं करना कि आप कसूरवार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, या सुप्रीम कोर्ट क्या सुनना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करना चाहता है कि जमानत की जो इतनी कड़ी शर्तें हैं वो क्यों हैं, इतनी कड़ी शर्तें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या केस विशेष में होनी चाहिए, केस विशेष में नहीं होनी चाहिए। आप पुलिस में जाते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, तो पुलिस आपको एफआईआर की एक कॉपी देती है, लेकिन ईडी जो केस दर्ज करती है, केस इंफॉर्मेशन जो होती है उसके पास, उसकी कोई कॉपी, कोई सूचना आपको नहीं दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या कॉपी दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो पीएमएलए की है, उसकी लीगैलिटी को भी सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है। इसमें बुरा क्या है? इसमें तुषार मेहता इतने उखड़ क्यों गए? क्या इसलिए उखड़ गए कि भारत सरकार, मोदी सरकार के हाथ से बहुत बड़ा हथियार छिन जाने वाला है? आगे हुआ क्या? बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यानी मोदी सरकार के वकील ने कह दिया कोर्ट में, वी हैव टू बी अलर्ट एंड अलार्म्ड, हमें सतर्क रहना है और हमें सावधान रहना है। सावधान। जस्टिस कौल ने इस पर कहा कि हम अलर्ट हैं, हम सतर्क हैं, और हम किसी पार्टी से हम अलार्म नहीं होंगे, यानी किसी पार्टी से हम सावधान नहीं होंगे। इसका देखिए जो शब्द का अर्थ ये निकलता है, मौखिक रूप से भाव ये निकलता है अलार्म्ड का, यानी चेतावनी देना, यानी चुनौती देना, यानी परोक्ष रूप से धमकी देना। जस्टिस कौल ने आगे क्या कहा? ये कोर्ट में बोलने लायक भाषा नहीं है, ये कोर्ट में बोलने लायक भाषा नहीं है। दिस इज नॉट द लैंग्वेज फॉर द कोर्ट, आई एम सो सॉरी। तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के बीच में गर्मा गर्म बहस भी हुई, और जस्टिस कौल ने कहा कि मैंने पहली बार तुषार मेहता साहब को इतना उत्तेजित होते हुए देखा है। फिर तुषार मेहता साहब ने एक दलील और दी, उन्होंने कहा साहब राष्ट्र हित में हम अपील करते हैं कि इस मसले को आप 1 महीना तक कम से कम मत सुनिए, टाल डालिए, क्योंकि FATF भारत के हवाला कानून की समीक्षा कर रहा है। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और यह राष्ट्रहित का मसला है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा सब कुछ राष्ट्रीय हित में है, एवरीथिंग इज इन नेशनल इंटरेस्ट। कभी कभी स्क्रूटनी करना, सुनवाई करना भी राष्ट्रहित में होता है। यह बात जस्टिस कौल ने की। हम याचिकाकर्ताओं को बहस करने से नहीं रोक सकते, आर्ग्यूमेंट करने से नहीं रोक सकते, हम उन्हें चुप नहीं करा सकते। इससे पहले तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, भारत सरकार के वकील ने कहा साहब इस मसले पर, जो इस मसले की बात आप कर रहे हैं, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है, ऐसे में आप सुन नहीं सकते, ये गलत नजीर पेश करना होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के जजों ने कहा कि हम सुन सकते हैं, 3 सदस्यों की बेंच का फैसला था और अब 3 सदस्यों की बेंच इस पर फिर से सुन सकती है। ऐसा आमतौर पर होता रहता है। अगर हमें लगेगा केस में दम है, आगे कोर्ट ने कहा कि आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं तुषार मेहता साहब, अगर हमें लगेगा कोर्ट में दम है तो हम 5 सदस्यों की बेंच को रेफर कर देंगे, नहीं तो याचिका खारिज कर देंगे, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन हमें सुनने तो दो, याचिका पुनर्विचार करने लायक भी है या नहीं है, इस पर तो बहस करने दो। और 22 नवंबर की तारीख दे दी कि 22 नवंबर को दोनों पक्ष आए और दोनों पक्ष के आर्गुमेंट सुने जाएंगे। तुषार मेहता साहब इस पर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा साहब इसका मतलब तो हुआ कि समलैंगिक मामलों पर जो अभी सुप्रीम कोर्ट का 1 आध दिन पहले फैसला आया है, उसके खिलाफ मैं याचिका लगा दूं कि 3 सदस्यों की बेंच में या 5 सदस्यों की बेंच में कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है, तो ये ऐसे कैसे चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ अगर आप लगा सकते हैं, अगर 3 जजों की बेंच किसी नतीजे पर पहुंचती है तो इसमें दिक्कत क्या है। तो कुल मिलाकर कुछ आंकड़े जैसे मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ईडी का कैसे इस्तेमाल होता रहा है। ईडी के जो डायरेक्टर थे संजय मिश्रा, वो आखिरी वक्त तक रहे, 5 साल लगातार वो रहे
एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता रहा, उसको लेकर भी भारत सरकार ने यही राष्ट्रहित की दलील दी थी, यही FATF की दलील दी थी और 1-1.5 महीना और उनका कार्यकाल को आगे सरका दिया था। और तब भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, टिप्पणियां भी आई थी कि क्या एक ही अधिकारी है। दरअसल होता क्या है कि ईडी के मामले में किसी नेता को फंसा दिया जाए जिसके खिलाफ कोई सबूत पुख्ता भी नहीं है, तो भी 8-10 महीने के लिए वो नेताजी अंदर चले जाते हैं। बदनामी उसकी अलग होती है, सेलेक्टिव लीक ईडी करता रहता है। फिर जांच के नाम पर देरी की जाती है कि साहब अभी ये लैपटॉप जब्त किया है, इसका नंबर नहीं मिल रहा, ये खुल नहीं रहा और इसको कोड नंबर नहीं मिल रहा, या कोई और ये खतरनाक आदमी है साहब, ये बाहर निकलेगा तो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर देगा, बचे कुछ सबूत नष्ट कर देगा, दस्तावेज नष्ट कर देगा, फिर अंदर। और चूंकि कानून इतना सख्त है कि कोई भी कोर्ट जमानत देने से भी डरता है, और इस बीच 8, 10, 11, 12 महीने में केंद्र सरकार का काम हो जाता है, जिसको जितना झुकाना होता है, जो पंगा लेता है सीधा सीधा उसके खिलाफ ईडी लगा दी जाती है। ऐसा मोटे तौर पर आरोप विपक्ष के नेता लगाते रहे हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि राजनेताओं के खिलाफ जितने मामले ईडी दर्ज करता है उसमें कन्विक्शन रेट 3% है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि वैसे ईडी का कन्विक्शन रेट करीब 93% है। 9 साल में ईडी ने 31 केस में ट्रायल पूरा किया, 29 केस में 24 लोगों को दोषी पाया, यानी 93.4% के आसपास। लेकिन पॉलिटिकल मामलों में 95% केस अपोजिशन पार्टी के नेताओं के खिलाफ होते हैं। 2014 के बाद से ऐसे 121 केस हैं, जिसमें से 115 विपक्षी पार्टियों के खिलाफ हैं, और यहाँ भी कन्विक्शन रेट सिर्फ 3% है। तो क्या ये डराने सताने का एक हथियार है, झुकाने का एक हथियार है, जो मोदी सरकार को लग रहा है कि अब उनके हाथ से छिन जाएगा, तो फिर करेंगे क्या? फिर अपोजिशन को कैसे काबू में लाया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो 22 नवंबर, अगर मुझे तारीख ठीक याद है, 22 नवंबर को सुनवाई होगी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट तब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज कर देगा, या पुनर्विचार के लिए 5 जजों की बेंच को भेज देगा? ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा संकट हो सकता है मोदी सरकार के सामने आ जाए, और लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संकट उसको झेलना पड़ जाए। संकट से मतलब है कि बहुत बड़ा एक हथियार जो मिला हुआ है वो हाथ से छिन ना जाए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।